नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। हमारे पिछले वीडियो में जिसमें हमने मध्य प्रदेश के वनों की जानकारी आपसे साझा की थी, आप सभी ने बहुत सराहा उसे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेशों की भौगोलिक रचना की जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य की भौगोलिक संरचना पर्वत, पठार, घाटियां और मैदान आदि के आधार पर बांटे गए हैं। इस वर्गीकरण से यह समझने में आसानी होती है कि किस क्षेत्र की भूमि संरचना, मिट्टी, जलवायु, कृषि, वनस्पति और जनजीवन कैसा है। यहाँ हम मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों का विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। जिन लोगों को मध्य प्रदेश के विषय में जानने की रुचि है, वो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी खास है। भारत के हृदय प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए अपने प्रदेश की जानकारी में रुचि रखना काफी अच्छी बात है। और यदि आप भी अपने प्रदेश के विषय में जानकारी चाहते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए ही है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश सामान्यतः 6 भागों में बांटे गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है मालवा का पठार। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश, विशेषकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर, रतलाम आदि जिले को शामिल करता है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं यह है कि यह एक लावा पठार है और जिसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर तक पाई जाती है। क्षेत्र में ज्वालामुखी चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है और यहाँ कपास की खेती के लिए ये काफी उपयुक्त जगह भी मानी जाती है। विशेषकर यहाँ कपास, गेहूं, सोयाबीन और चना की फसलें बोई जाती हैं और उनकी खेती की जाती है। मानसून के समय में यहाँ पर औसतन 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद आता है हमारा बुंदेलखंड का पठार, जो कि पूर्वी भाग में सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिले आदि को घेरता है। और इसकी विशेषता यह है कि एक पथरीला, कठोर और अनुपजाऊ क्षेत्र है। बहुत ज्यादा अच्छी फसलें यहाँ पर नहीं होती है। ये विंध्याचल की पहाड़ियां भी इसी क्षेत्र में आती हैं। यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय भी माना जाता है। यहाँ की मिट्टी लाल और पीली है, जो औसतन थोड़ा कम उपजाऊ होती है। और अधिकतर जो क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ वर्षा भी काफी कम होती है। खनिज संपदा के तौर पर देखें तो यहाँ पर पन्ना में हीरा खनन प्रसिद्ध है। और सामान्यतः यहाँ जल संकट और पलायन यहाँ की सामाजिक समस्या है। जल प्रचुर मात्रा में न होने की वजह से लोग अक्सर यहाँ से पलायन करते रहते हैं। हालांकि अब पानी की समस्या अधिकतर जगह से समाप्त हो चुकी है। लोगों को उनके घरों में पानी मिल रहा है, लेकिन ये यहाँ की भौगोलिक दृष्टि को नहीं दर्शाता है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है बघेलखंड का पठार, जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश, रीवा, शहडोल, सीधी, उमरिया, सिंगरौली आदि जिलों को शामिल करता है। यह पठारी भाग विंध्य और कैमूर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ नदियों ने गहरी कटाव घाटियां बनाई हैं और यहाँ बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है। कोयला के भंडार हैं। शायद आपको पता भी होगा कि सिंगरौली क्षेत्र कोयला के लिए काफी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में, और लगभग 90% यहाँ से कोयला निकाला जाता है। वन संपदा, जैव विविधता भी प्रचुर मात्रा में इस इलाके में देखने को मिलती है। यहाँ की भूमि कम उपजाऊ है, परंतु कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है। शहडोल और उमरिया में वनों की अधिकता पाई जाती है। और चौथे नंबर पे हमारा आता है घाटी, जो कि नर्मदा घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के भाग में नर्मदा नदी के साथ साथ फैली हुई है नर्मदा घाटी, जो जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा आदि जिलों को शामिल करती है। यह घाटी 2 पर्वतमालाओं विंध्याचल
जो उत्तर में फैली हुई है, और सतपुड़ा जो दक्षिण के बीचों बीच स्थित है। नर्मदा नदी के कारण यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र बनता है। यहाँ की मिट्टी गहरी काली है और इसमें गेहूं और दलहन की प्रमुख खेती होती है। क्योंकि नर्मदा की घाटी की मिट्टी है तो उपजाऊ होगी ही, तो ऐसे में गेहूं और दलहन काफी अच्छी मात्रा में यहाँ उपजता है। सिंचाई की सुविधाएं भी काफी अच्छी हैं। नर्मदा पर बने बड़े बड़े पुल जैसे इंदिरा सागर हो गया, बरगी बांध हो गया, ये काफी बड़े पुल हैं, बड़े बांध हैं, जिनकी वजह से साल भर पानी प्रचुर मात्रा में नहरों के द्वारा फसलों को मिलता रहता है। अब आता है हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जिसमें दक्षिणी मध्य प्रदेश, मुख्यतः छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, मंडला जिलों में ये रेंज फैली हुई है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये 600 से 1200 मीटर ऊंचा है, पहाड़ी एवं वनाच्छादित क्षेत्र है, पहाड़ी है, घाटियां हैं और वनों से ढका हुआ क्षेत्र है। अपेक्षाकृत यहाँ पे ठंडी और वर्षा प्रधान वाला क्षेत्र है। ये ठंड भी काफी अच्छी होती है और बारिश ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ जंगल प्रचुर मात्रा में है। जैव विविधता अधिक है। पेंच और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि काफी प्रसिद्ध है, वो भी इसी रेंज में है। यहाँ की आर्थिक विशेषताएं हैं कि यहाँ लकड़ी, बांस, तेंदु, साल जैसे वनों के उत्पाद बड़ी मात्रा में मिलते हैं। जनजातीय आबादी का बाहुल्य है और इसी क्षेत्र में गोंड, भील, बैगा आदि जो प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं, वो निवास करती हैं। फिर आता है हमारा चंबल का पठार, जो कि पूरा बीहड़ क्षेत्र है। कई जगह पे आपने फिल्मों में या देखा होगा या फिर कहीं पर चंबल के बारे में सुना भी होगा। तो इस क्षेत्र में काफी बड़े बड़े बीहड़ देखने को मिलते हैं। चंबल नदी के किनारे का जो क्षेत्र है वो पूरा इन्हीं बीहड़ों से ढका हुआ है। तो यहाँ भूमि अपरदन ज्यादा हुआ है क्योंकि जो चंबल की घाटियां हैं वो बीहड़ों के कारण में सॉइल इरोजन की समस्या यहाँ पर काफी ज्यादा है। ऊपरी भाग में कृषि संभव है परंतु बीहड़ क्षेत्र में भूमि अनुपजाऊ है, इसीलिए काफी अच्छी खेती बीहड़ वाले क्षेत्रों में नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र में सरसों, गेहूं, बाजरा की खेती की जाती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है, इस वीडियो में जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी वो मैंने साझा करी है। और हमारा कहने का या फिर इस वीडियो का आशय है कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश न केवल भूगोल की दृष्टि से विविधता लिए हुए हैं बल्कि इनकी कृषि, जलवायु, जीवन शैली, भाषा और जनजातीय संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव है। हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान है, अपनी विशेषता है और इसी तरह की विशेषताओं से मध्य प्रदेश बना हुआ है, घिरा हुआ है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है, जो न केवल चारों तरफ से कई सारे राज्यों से घिरा है बल्कि इसकी अपनी भी विविध संस्कृतियां हैं, विविध पहचान है। यहाँ तक कि एक ही प्रदेश में कई सारी भाषाएं और परंपराएं भी देखी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में तो हम बात कर रहे हैं भौगोलिक परिस्थिति की। तो उसमें हमने जिन जिन पॉइंट्स पर बात करी, जो जो बिंदु आपको बताए, उनका सार ये है कि मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा, नर्मदा घाटी और चंबल, इतने भागों में हमारा मध्य प्रदेश बटा हुआ है, जिसमें मालवा उपजाऊ और विकसित है, बुंदेलखंड शुष्क और कठिन जनजीवन से भरा हुआ है, बघेलखंड खनिज और वन संपदा से भरपूर है, सतपुड़ा जैव विविधता और जनजातीय संस्कृति से, नर्मदा घाटी उपजाऊ है और सिंचित है, चंबल बीहड़ों वाला संकटग्रस्त क्षेत्र है। तो ये जानकारी जो मेरे पास थी वो मैंने आपसे साझा की। आपको वीडियो और जानकारी कैसी लगी आप बताइएगा जरूर, और इसी तरह के वीडियोस मैं लाती रहूंगी। तो यदि आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो आगे के वीडियो का इंतजार करिएगा। बहुत जल्दी और अच्छी जानकारियों के साथ मैं नए वीडियो के साथ रहूंगी उपस्थित। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।